यूनेस्को ने जिस पिंक सिटी को विश्व विरासत घोषित कर रखा है, उस विश्व विरासत के ट्रैफिक की समस्या पूरे पिंक सिटी को इस कदर बेहाल कर रही है कि अब यहाँ दिन भर ट्रैफिक रेंग रेंग तक चलता है। इसके बावजूद राज्य सरकार ने बजट में जो प्रोविजंस किए हैं ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए, उनमें योजनाओं की कमी और दूरदृष्टि का अभाव भी झलक रहा है। इसके लिए जयपुर में बरसों से जर्नलिज्म कर रहे गोविंद चतुर्वेदी जी और राजीव तिवारी जी दोनों उत्कृष्ट कोटि के विश्लेषक हैं, और वो बताएंगे, क्योंकि वो जयपुर शहर के ही रहने वाले हैं, वो बताएंगे कि इसमें दूरदृष्टि और जाम से निजात दिलाने के लिए 2100 करोड़ की जिन परियोजनाओं की घोषणा की है, उनका क्या हश्र होगा और पुरानी परियोजनाओं का क्या हाल है। तो मैं शुरू करता हूँ राजीव जी से कि वो ये चर्चा की शुरुआत करेंगे कि एक फ्लाईओवर कई सौ करोड़ का कलेक्ट्रेट सर्किल के जाम को खत्म करने के लिए बनाया गया था, लेकिन प्रभावशालियों ने उसको इस कदर मोड़ दे दिया कि अब वो किसी काम नहीं आ रहा है और वहां सिर्फ जानवर घूमते हैं। तो राजीव जी। देखिए, मुझे जो कल ये घोषणाएं हुई हैं, इसमें बजट कम लगता है, विजन ज्यादा लगता है। जबकि कल बजट पेश हुआ था राजस्थान का, पूर्ण बजट भजनलाल जी की सरकार का पहला बजट था, और दिया कुमारी जी जो मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री हैं उन्होंने पेश किया। जी। लेकिन इतनी सारी घोषणाएं तो कर दी, जी। लेकिन ये पूरी कैसे होंगी, ये कहीं भी इसमें नहीं है पूरे बजट में। और सबसे बड़ी जो चीज है वो होना क्या चाहिए, अगर कहीं भी विकास होता है तो वो टाइम बाउंड होता है। इसमें टाइम की बाउंडेशन कहीं नहीं है कि ये फ्लाईओवर इस दिन शुरू होगा इस दिन खत्म होगा। सब में यही है, अभी डीपीआर बनेगी, अभी इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट आएगी। तो फिर बिना फिजिबिलिटी रिपोर्ट और बिना आपकी डीपीआर के आप घोषणा कैसे कर देते हैं किसी योजना की। भाई डीपीआर बाद में बन जाए, लेकिन फिजिबिलिटी रिपोर्ट तो हो कि हाँ यहाँ ये संभव है। फिजिबिलिटी क्या होती है, जब हम टेलीफोन का पहले कनेक्शन लेते थे लैंडलाइन का, तो एक बीएसएनएल से एक व्यक्ति आके फिजिबिलिटी रिपोर्ट देता था कि हाँ यहाँ लग सकता है। उसके बाद फिर उसकी एनओसी और वो सारी चीजें, कनेक्शन जारी होता था और वो कनेक्ट होता था। तो यहाँ बिना फिजिबिलिटी रिपोर्ट के आपने इतनी घोषणा कैसे कर दी? तो फिर ये कैसे पूरी होंगी? मुझे नहीं लगता इसमें से आधी भी पूरी होंगी। और फिर आप 2047 मोदी जी की नकल करके 2047 तक का विजन दे रहे हो। अरे भाई, राजस्थान में मोदी जी तो चलो लगातार 3 बार से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। राजस्थान में तो कौन 3 बार मुख्यमंत्री बनता है? मतलब टुकड़ों टुकड़ों में बनते हैं। यहाँ तो हर 5 साल में सरकार बदलती है। अब दूसरी सरकार आई और उसका विजन बदल गया, तो आपका विजन फिर 2047 का क्या होगा? हर एक पार्टी की, हर एक राजनीतिक दल की अपनी अलग अलग प्राथमिकताएं होती हैं, अपने अलग अलग लक्ष्य होते हैं, अलग अलग उनका वोटर वो आधार होता है। तो वो उसके हिसाब से काम करते हैं। उनका विकास का अलग नजरिया होता है। देखिए, वो कांग्रेस की सरकार थी, उसने अजमेरी गेट से लेके जोरावर सिंह गेट तक सुरंग वाली सड़क बनाने की घोषणा की थी कि भाई अंडरपास बनेगा, ये पूरा जाम से राहत मिल जाएगी सबको। क्या हुआ उसका? वो सब कागजों में ही रह गई। इस बजट में भी नहीं है और इनके तो 2047 तक के विजन में भी नहीं है। भाई, अगर ये 2047 तक सरकार में भी रहते हैं तो वो कहाँ गई वो वाली योजना? फिर आप जो अभी अंडर गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए क्या किया आपने? वो कुछ नहीं है। फिर ये वाली जो घोषणा करी है कि अंबेडकर सर्किल से जवाहर सर्किल तक, ये भी पहले धारीवाल जी घोषणा कर चुके थे कि भाई ये सारे चौराहे जो है वो लाइट फ्री हो जाएंगे। क्या हुआ उनका? वो तो डीपीआर भी नहीं बनी उसकी। अब ये नए सिरे से फिजिबिलिटी रिपोर्ट लाएंगे। डीपीआर कहाँ किसकी जमीन एक्वायर करनी है, कैसे होगा? फिर
गोविंद मार्ग वाला सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था। गोविंद मार्ग वाला, इसमें फ्लाईओवर कहीं दिख नहीं रहा। सबसे जरूरी आज की तारीख में गोविंद मार्ग वाला है, जहाँ सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और ट्रैफिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बसों के आने जाने से, ट्रकों के आने जाने से। और आम वहां पर जो तकरीबन तकरीबन 7 से 10 लाख के बीच की आबादी रहती है, तिलक नगर, राजा पार्क, आदर्श नगर, सेठी कॉलोनी, जवाहर कच्ची बस्तियां, जवाहर नगर की कच्ची बस्तियां, तो इतनी बड़ी आबादी के लिए जो सबसे जरूरी चीज थी, उसका कहीं जिक्र नहीं है। उसका क्या होगा? क्योंकि वहां पर वोट बैंक की लड़ाई है। वो क्यों नहीं है भाई? उसका सबसे पहला तो प्रोजेक्ट उसका आना चाहिए था ना आपको। फिर आपने कहा कि सांगानेर थाने से लेके और वो जो और मालपुरा तिराया है, मालपुरा तिराया है, वहां तक एक एलिवेटेड रोड बनेगी। अरे तो फिजिबिलिटी वहां की होगी कैसे? सांगानेर थाने के आगे कितनी सी जगह है, वहां से कैसे उठाओगे सड़क को आप? कहाँ से बनाओगे? कहाँ से एलिवेटेड रोड ले जाओगे? वहां पे बीच में नदी पड़ती है, आप पहले से एक पुलिया है, सांगा सेतु पुलिया है, उसके कहाँ से आप पिलर, वो इतनी मजबूत नहीं है कि उसपे पिलर उठा के आप एलिवेटेड बना दोगे। तो बिना फिजिबिलिटी रिपोर्ट के जितनी घोषणाएं होती हैं, मेरा मानना यह है कि वो सब सिर्फ घोषणाएं हैं, जनता को भरमाने का एक कलाकारी है और कुछ नहीं है। ये इसके अलावा एक सवाल गोविंद जी इसका जवाब देंगे कि ये टुकड़ों टुकड़ों में जो हो रहा है, जैसे मैं एक उदाहरण रखूं कि भारत सेतु जब बना तो अब तिलक मार्ग से और अंबेडकर सर्किल तक अभी भी जाम से निजात नहीं है। आखिर जिसने भी ये डिजाइन किया उसने इस बात का ख्याल क्यों नहीं रखा? क्यों टुकड़ों टुकड़ों में फ्लाईओवर और एलिवेटेड और इनकी घोषणा हो रही है गोविंद जी? बस ये इतना इम्पोर्टेंट इशू है। और जो राजीव जी बोले, मैं शुरू ही वहीं से करता हूँ कि आप इस चर्चा में किसी और को भी ले सकते थे। आपने राजीव जी को लिया, आपने गोविंद चतुर्वेदी को लिया। क्यों लिया? आपने इसलिए लिया कि ये दोनों इस शहर के पले बढ़े हैं, इस शहर में इन्होंने पत्रकारिता की है, इस शहर को जानते समझ। मैं आपकी बात के जवाब को यहां से शुरू करता हूं कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी योजना, जो राजीव जी ने कहा कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट हो गई, फिर आपकी डीपीआर। हमारे सिस्टम में वो कोई भी सिस्टम हो, 1981 में या 82 शायद रहा होगा, जेडीए बना और उसी के साथ ही जयपुर में ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड बना। उसके बाद से आज तक 44-45 सालों में कितने ही जयपुर शहर के प्लान बन गए। न तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना और न उसका, जो राजीव जी कह रहे हैं, उसी तरह से एग्जीक्यूशन हुआ। और बनाने वाले कौन थे? मैं दावे से कह सकता हूं कि ज्यादातर मौकों पे बनाने वाले जयपुर और राजस्थान के होंगे ही नहीं। उनका यहाँ की भूगोल से, यहाँ की समाज रचना से किसी से कोई ताल्लुक नहीं होगा। पॉलिटिकल लीडरशिप किसी भी सरकार की हो, किसी भी पार्टी की हो, वो पॉलिटिकल लीडरशिप डायरेक्शन देती है कि भाई ये करना है। करने का काम, एग्जीक्यूशन का, फिर नीचे वाली मशीन भी करती है। अब आपने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने का या डीपीआर बनाने का काम दे दिया बेंगलोर की कंपनी को, उसकी मास्टरी होगी, वो बेंगलोर के लिए मास्टर होगी भाई। बेंगलोर का प्लान एज इट इज उठ के जयपुर नहीं आ सकता। बेंगलोर की पॉपुलेशन अलग तरीके से रहती है, बेंगलोर की बसावट अलग है। तो हम एक तो वो जो कायदा बना करके हमने बना लिया कि विशेषज्ञों को, लंदन के को बुला लो, लंदन का यहाँ करेगा क्या आकर के? न्यूयॉर्क का विशेषज्ञ यहाँ सबसे पहली जो टॉप प्रायोरिटी की मुझे जरूरत लगती है, फर्क हो सकता है सोच में, लेकिन मुझे लगता है कि जयपुर के बारे में या राजस्थान के बारे में या राजस्थान के किसी भी शहर के बारे में जब आप प्लानिंग करें, और वो देश में कहीं भी हो, तो उस शहर के लोगों को
शामिल करके करनी चाहिए, कम से कम ऐसे मुद्दों पर जिसका वहां की शहरी लाइफ से, डे टू डे की लाइफ से ताल्लुक है। आप इंडस्ट्री कहीं लगा रहे हैं तो उसको लगाने में आप किसी भी एक्सपर्ट की, लंदन के को बुला लो, बात कर लो। लेकिन ट्रैफिक जैसे सिस्टम पे पीएचईडी का है या इलेक्ट्रिसिटी का है, आज बिजली में और पानी में क्यों दिक्कतें आ रही हैं? बिजली और पानी में दिक्कतें इसलिए आ रही हैं कि वहां काम को समझने वाले लोग नहीं है। फिर ज्यादा नुकसान आपकी ठेके की प्रथा ने कर दिया। जयपुर में आज भी एक आदमी है जिसका नाम है विश्वम्बर मोदी। वो जेईएन बने थे पीएचईडी में आज के 50-60 साल पहले। और जिस समय तक ये विस्तार आपका नहीं हुआ और ठेके की प्रथा नहीं हुई, वो आदमी इस शहर के घर घर की पाइपलाइन को जानता था कि यहाँ कहाँ से पानी जा रहा है या यहाँ कहाँ से पानी दिया जा सकता है। वही हमारे यहाँ पूरे सिस्टम में था, बिजली के हों यो। हमने ठेके का जब से किया है, अब ठेके वाले आदमी आज आप हो, कल मैं हूँ, परसों राजीव जी है, चौथे दिन चौथा होगा, उसको कोई लेना न देना, और जनता त्राही त्राही करती है। खैर, थोड़ा सा मुद्दे से मैं भटक गया, लेकिन बेसिक सबसे पहला मेरा ये है कि कोई भी प्लानिंग हो उस शहर की, वो शहर के हिसाब से होनी चाहिए, उस शहर के लोगों की समझ पे, उनकी समस्याओं के आधार पे होनी चाहिए। फिर इसके बाद दूसरी बात आपके कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग है। आप टुकड़े टुकड़ों में प्लानिंग करते हैं। आज के 60-70 साल पहले, राजीव जी और ज्यादा सही कर देंगे को बोलेंगे जब, तब टोंक पुलिया और अजमेर पुलिया बनी। उस समय की जरूरत उतनी ही थी हमारी। लेकिन उसके बाद हमने जितने भी काम किए वो टुकड़े टुकड़ों में किए। भला ही हमने फ्यूचरिस्टिक किए होंगे, आगे की सोच लेके किए होंगे, लेकिन उन टुकड़े टुकड़ों में होने वाले कामों से शहर की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। एक पुलिया हमने बनाई, दूसरी बना दी, काम खूब हुए, काम कम नहीं हुए। जैसे मान लीजिए अभी आपने जिक्र किया कि एक फ्लाईओवर बना रेलवे स्टेशन से और कलेक्ट्री तक के लिए, खासाकोटी चौराहे पे। वो बनना चाहिए था कलेक्ट्री से आकाशवाणी या गवर्नमेंट हॉस्टल तक, बन गया उधर। अब आज की तारीख में स्टेशन से आने वाले लोग कौन है? रिक्शे वाले, तांगे अब बंद हो गए उनके, ऑटो वाले, अब उनमें से कोई नहीं चढ़ता उसके ऊपर। पैदल आने वाले हैं वो सब नीचे। तो वो खासाकोटी का मतलब इतना अच्छा सर्किल, और बीच में एक लाइन बोलता हूं मैं कि 300 साल इस शहर को होने को आ गए, जय सिंह जी का बनाया हुआ। चाहे शहर की चार दीवारी को ले लें अपन, चार दीवारी के अंदर का जयपुर या बाहर का जयपुर ले लीजिए, जो जयपुर चार दीवारी का है वो आबादी भले उसकी 1 लाख के लिए बनाओ, और आज उसमें 15 लाख 20 लाख की आबादी कम से कम रह रही होगी, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन वो उस आबादी को भी झेल रहा है। क्यों झेल रहा है? कि वो प्लानिंग से बना। हालांकि हमने वर्ड यूज कर रहा हूं जिसमें समाज से लेकर सरकार तक सब शामिल हैं, इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव सब। हमने उस चार दीवारी के क्षेत्र को भी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन उसके बावजूद वो शहर आज भी ये ताकत रखता है कि अगर उसकी अतिक्रमण जैसी समस्याओं को हम दूर कर दें तो वो शहर 25 लाख को अपने में, अपने सीने पे लेकर के चल ले। तो बेसिक वो करिए, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग करिए, हर शहर के हिसाब से अलग अलग सोचिए। जो हम टुकड़े टुकड़ों में कर रहे हैं, किसी जमाने में हम सब जानते होंगे, राजीव जी खास तौर पर जानते होंगे, एक डीवाईएसपी होती थी जयपुर में ट्रैफिक के लिए, जिसका नाम बादाम बैरवा था। बादाम बैरवा इसलिए नाम ले रहा हूं कि उसने सबसे पहले शहर में एनक्रोचमेंट हटाने शुरू किए। एक डीवाईएसपी। आज हमने आईजी लगाया जयपुर में ट्रैफिक के लिए, आईजी, नीचे एसपी और एडिशनल एसपी। ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं लगना चाहिए, लगना चाहिए, लेकिन वो शहर को देखें भी जाकर, जो भी कोई लगे वो शहर को देखें, शहर की समस्याओं को देखें, उन पॉइंट्स को देखें। वही एक हमने बना रखा है कि ये 10 पॉइंट हैं। अब 10 पॉइंट में राजीव जी ने कहा गोविंद मार्ग का समाधान क्या हुआ? गोविंद मार्ग का समाधान नहीं होगा। अतिक्रमण राजा पार्क में, अभी हमने अतिक्रमण हटा दिया। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र मुख्यमंत्री जी का जो काफी चर्चाओं में रहा इन दिनों, हमने न्यू सांगानेर रोड के एंक्रोचमेंट हटा दिए। हाई कोर्ट का ऑर्डर था, हाई कोर्ट का ऑर्डर तो राजा पार्क के लिए भी है। मामले सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। फिर हम कैसे काम करते हैं, कैसे होते हैं, ये देखिए। क्षिप्रा पथ, मानसरोवर जयपुर की और राजस्थान की और किसी समय इंडिया की सबसे बड़ी, एशिया की कहते थे कि बहुत
सबसे बड़ी कॉलोनियों में। शिप्रा पथ का 2 साल पहले तक हाल अलग था, 1 साल पहले तक हाल अलग था। बिल्कुल कंफर्टेबल जाओ तो आप 3 मिनट में एक सिरे से दूसरे सिरे तक चले जाओ, जो भी 4 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर का है। आज मैं गारंटी से कह रहा हूं कि अगर आप उस पर 15 मिनट में भी पूरी एक सिरे से दूसरे सिरे पहुंच जाओ। क्यों? क्योंकि एंक्रोचमेंट हो गए। अब ये एंक्रोचमेंट कैसे हो रहे हैं? हर घर में चाय की दुकान खुल गई, चाय पीने का पता नहीं घर पे चाय हमको मिलती है कि नहीं मिलती है। हम वो चायों की दुकान पे जाके बैठे व्यापार करें, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रेजिडेंशियल इलाके हैं वो पूरे शहर के हैं, तो हमने उन चीजों को तो कभी देखा ही नहीं। बरामदे खाली कराने हैं, बरामदे हमने कभी जिस समय हो गए एक बार हो गए, फिर बरामदों का वही हाल हो गया। आधी आधी सड़कें हर इलाके में, किसी भी इलाके में चले जाइए तो आधी आधी सड़कें आपको पहले तो स्कूटर और कार खड़ी मिलेंगी, और उसके बाद फिर ठेके खड़े मिलेंगे। अभी ये लेटेस्ट झोटवाड़ा फ्लाईओवर का उदाहरण ले लीजिए आप। झोटवाड़ा फ्लाईओवर बनने के बाद उस इलाके को क्रॉस करना, जो पुरानी झोटवाड़ा की रेलवे लाइन होती थी, इतना आसान हो गया कि आदमी आराम से 2 मिनट में इधर से उधर उतर जाता है। लेकिन जैसे ही वो झोटवाड़ा पहुंचता है और टर्न लेता है वैशाली की तरफ, मतलब उतरने के साथ ही आप देखिए कि सैकड़ों गाड़ियां खड़ी हैं, और सैकड़ों, आधी से ज्यादा, मतलब मैं कह रहा हूँ 60% जो हिस्सा है रोड का, वो या तो ट्रैफिक की व्हीकल पार्किंग में, या फिर एनक्रोचमेंट में, ठेले वाले, साग सब्जी वाले, कपड़े वाले, ये वो। तो जयपुर इसके लिए थोड़ी है भाई। फिर इस इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या हुआ? तो हम जो भी काम करें उसके साथ इन सब चीजों को हमको देख के, हमने गोपालपुरा का बाईपास बना दिया, हमने ये जो बनाया कितना बढ़िया बना, इससे कितना रास्ता बिल्कुल आसान हो गया। भारत सेतु। भारत सेतु, भारत जोड़ो सेतु बन गया। एक ये आचार्य तुलसी सेतु अजमेर रोड पर जो बना, तो इतना शानदार। तो काम खूब हुए हैं, सबने करने की कोशिश की है, लेकिन वो टुकड़े टुकड़ों में इतने किए। और जो राजीव जी ने कहा कि भाई बजट किसी के लिए आपने कितना दिया नहीं दिया, न कोई फिजिबिलिटी है न कुछ है, तो इन सब चीजों से ऐसा हो रहा है। तो जब भी हमको ये कोई भी प्लानिंग करे, मैं तो फिर दोबारा कहता हूं कि आप कितना ही बजट दे दीजिए, वो बजट कहाँ जाएगा किसी को नहीं पता। अभी एक हेडिंग में पढ़ रहा था 2 या 3 दिन पहले अखबार में, किस जो भी सुबह के अखबार थे अपने, उनमें कि सड़क पे खड्डे नहीं है, खड्डों पर सड़क है। गलत ये हो गई हमारी। तो हम कैसे प्लान कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं? सबसे पहले जयपुर हो या कोई भी हो, समस्याओं का समाधान बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेकिन जो समस्या है उनको आइडेंटिफाई करना, किस शहर की क्या समस्या है, कहाँ पे। अब ये तो नहीं है ना, ये नहीं हो सकता कि आप किसी को भी शहर में कोई भी आ जाए अपनी मनमर्जी से कहीं से भी उठ के और आकर के इस शहर में अपना बसेरा कर ले। तो हो सकता है कि हमको आज उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि इस शहर में रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड या एयरपोर्ट से आकर के ये शरणार्थियों का या लावारिसों का शहर, मैं गंदी भाषा बोल रहा हूँ, पर नहीं बनना चाहिए। इस शहर में आने वाला देश है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक आके किसी भी शहर में रह सकता है। हम भी जाके रहे हैं, मारवाड़ी तो इस मामले में मशहूर है, हम देश के हर हिस्से में जाके रहे हैं। लेकिन अब जब वक्त बदल रहा है, जब समस्याएं अलग अलग हो गई, बढ़ती आबादी अपने आप में समस्या है, हम बढ़ती आबादी का कोई रास्ता नहीं सोचते। 1975 में उसकी शुरुआत हुई, और उस समय वो एक ऐसा जो भी इशू बना, उस इशू के बाद हमने आबादी को, आज तो जनसंख्या दिवस भी है शायद, तो हमने उन चीजों को कभी नहीं देखा। फिर आबादी का डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसे होना चाहिए? राजीव जी तो बहुत अच्छे से उस काम के अभियानों की वो रहे हैं पार्टी। जब अखबार में हम कैंपेन चलाते थे इन चीजों को लेकर के, तो कैंपेन ये था कि भाई सारे ऑफिस जयपुर में ही क्यों होने चाहिए, सरकारी। सारी इंडस्ट्री जयपुर या राज्य के किसी भी बड़े शहर में ही क्यों लगनी चाहिए, इनका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। फिर शहर में अगर हम काम कर रहे हैं, तो शहर, किसी भी शहर में अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग हिसाब से प्लानिंग हो। जो भी रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट है वो इंडस्ट्रियल एरिया की, वहां के हिसाब से उसके साथ ही बने। सांगानेर में रहने वाला या सीतापुरा में काम करने वाला आदमी अगर झोटवाड़ा से आ रहा है, तो दिक्कत तो उसको भी होगी और शहर को भी होगी।
तो हमको इन सारे एस्पेक्ट्स पे मेरे अंदाज से सोच करके और आगे बढ़ना चाहिए। जी। पॉलिटिकल माइलेज और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, कलेक्ट्री सर्किल से राजमहल पैलेस होटल तक जिस एलिवेटेड रोड की घोषणा हुई है, उस राजमहल पैलेस का मालिकाना हक जयपुर के पूर्व राज परिवार के पास, और उसकी प्लानिंग और घोषणा जो हुई है उसके मुताबिक वहां से जहां वो उतरेगा वहां से नेहरू सहकार भवन तक फिर वही जाम की समस्या, राजीव जी बताएंगे कि वही जाम की समस्या बरकरार रहेगी जैसी अन्य फ्लाईओवर्स और इन पर हो रही। देखिए, जो ये बनना चाहिए मेरे हिसाब से, जो कलेक्ट्री से राजमहल पैलेस की बजाय वो भारत सेतु से जाकर जोड़ना चाहिए, क्योंकि आप उससे आगे जा नहीं सकते हो। सहकार भवन की बिल्डिंग है, उसमें आप वहां जा नहीं सकते हो। तो आपको ट्रैफिक से कहाँ से, या अगर आप राजमहल में चौराहे पर उतारते हैं, उसको चौराहे के बाद उतारते हैं, तो आपको वो सड़क इतनी नैरो है, आपको अपने राजमहल पैलेस होटल या जो इधर आपके बंगले हैं वो दोनों को जमीन देनी पड़ेगी। वो कहाँ से देंगे? फिर आगे आपके मेडिकल काउंसिल का ऑफिस है, दो दो मॉल और वो बने हुए हैं, होटल बने हुए हैं। तो आप उस जो रोड उतनी सक्रिय है वहां पे कि आप जब ट्रैफिक इतना कलेक्ट्री वाला ट्रैफिक जो है और उसको गवर्नमेंट हॉस्टल होते हुए, चोमू हाउस सर्किल होते हुए जब आप वहां उतारेंगे, तो वो तो एकदम जाम लगेगा ही वहां पे। वो तो आपको ऊपर ही ऊपर ले जानी पड़ेगी सड़क, और उसको वही अंबेडकर सर्किल वाले से या जहां भी है वो लीफ लेन उतारनी पड़ेगी, जो भी है वो करके आपको करना पड़ेगा, वरना वो फिजिबल ही नहीं है किसी भी सूरत में। अब ऐसे ही आपका ये चोमू हाउस सर्किल पर है, आपने इतने बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, वहां आप जगह कहाँ निकालोगे? तो अभी जो सरदार पटेल मार्ग चल रहा है, तो सरदार पटेल मार्ग पे आप जगह कहाँ से निकालोगे? और आगे जाएगी तो फिर वो राजमहल वाला, फिर राजमहल में अगर वहां उतारते हैं आप, राजमहल सर्किल से आगे के बाद उतारते हैं, तो फिर आपका वहां से लेके और ये जो ज्योतिबा फुले सर्किल है वहां तक फिर जाम लगेगा, भयंकर जाम लगेगा, अभी से ज्यादा जाम लग जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, इसीलिए मैं कह रहा था कि भाई जब तक आपके पास फिजिबिलिटी रिपोर्ट, पहला चरण है इसका, वो करने के बाद ही आपको किसी चीज की घोषणा करनी चाहिए कि हाँ हम ये बनाएंगे, वरना जनता को विश्वास ही नहीं होगा और आपको उसका कोई पॉलिटिकल माइलेज भी नहीं मिलेगा। अगर पॉलिटिकल माइलेज मिलता घोषणाओं का, तो 303 से 240 पे नहीं आते थे। अब आप देखिए, अभी थोड़े दिन पहले अखबारों में बहुत छपा था कि एक बांध बड़ा तैयार हो गया है, ये जो नई योजना है पार्वती काली सिंध चंबल योजना और ईआरसीपी को लेकर, कि एक बहुत बड़ा बांध कोटा में तैयार हो गया है और उससे सब जगह ट्रायल हो जाएगी और 1 महीने में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन। अब तो उसका नाम ही नहीं आ रहा बांध का, 2 महीने से जब से वो खबर छपी है कि भाई अब इतना मानसून आ गया, चंबल से पानी भी छोड़ा जा रहा है, सब कुछ है। उस बांध में क्या हुआ, ट्रायल शुरू हुई कि नहीं हुई? और आपने नई एक घोषणा कर दी कि रामगढ़ में पानी आएगा, लोग खुश हो जाएं जयपुर वाले। अभी तो चंबल से जो पानी बीसलपुर में आएगा, उसी की फिजिबिलिटी नहीं तैयार हुई है, उसी की डीपीआर नहीं तैयार हुई है। फिर वहां से इसरदा आएगा, फिर इसरदा से रामगढ़ में आएगा। तो किसी की अब कहने सारा काम साथ चलेगा, तो हो सकता है सारा काम साथ चल जाए, आपके पास पैसे कहां से लाओगे इतने? पहले ही बेचारा डूबा हुआ है राजस्थान का, प्रत्येक जो बच्चा पैदा होता है 70,000 का कर्ज लेके पैदा होता है। अभी भी आपने जो राजस्व बताया है कि कितना राजस्व प्राप्त होगा और कितने खर्चे होंगे, खर्चे आप तो उसके अंदर भी करीब 25,000 करोड़ या उतने का फर्क है।
तो राजस्व घाटा आपका लगातार बढ़ रहा है, फिर आप कह रहे हो कि हम तो उधार लेके कर लेंगे। अरे उधार लेके आप तो करके निकल लोगे, फिर क्या होगा? प्रदेश वासियों का क्या होगा, प्रदेश का क्या होगा? भाई कहीं ना कभी तो चुकाना ही पड़ेगा जो उधार लिया है, या ऐसे ही चलता रहेगा ये? जैसे कि हमारे बैंक जो है वो बैड डेब्ट्स करके और उसको राइट ऑफ कर देते हैं लोन को कुछ लोगों के, वैसे ही क्या ये भी हो जाएंगे क्या? तो ये सारी चीजें पहले देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, उसके बाद ही राजनेताओं को इस तरीके का बजट। अब वो तो अधिकारी बना देते हैं। गहलोत साहब के जमाने में भी इन्हीं अधिकारियों ने बनाया था, और दिया कुमारी के जमाने में भी इन्हीं अधिकारियों ने बनाया है। तो उनको तो खाली बना कर देना, एक प्लान बना के दे दिया उन्होंने, तो विजन बना के दे दिया, अब आप जानो, आपका काम जाने। उसमें से आधे तो ये 5 साल में रिटायर ही हो जाएंगे। तो उन्होंने तो अपना विजन दे दिया, लेकिन वो मूर्त रूप कब लेगा ये विजन, कैसे लेगा, कहाँ से लेगा, ये सारी बात बजट में स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे कि जनता को पता चल सके कि हाँ ये घोषणा हुई है, ये कम से कम 1-2 साल में वास्तविकता में परिणित हो जाएगी। अगर ये ऐसा नहीं होता तो ये सब बजट झांसे हैं और कुछ नहीं, इनमें कुछ नहीं रखा हुआ कि ये बन जाएगा। अब मैं वही गोविंद मार्ग वाली कह रहा था, कितने बजटों में आ चुका वो गोविंद मार्ग का, आज तक वहां पे कोई फिजिबिलिटी या डीपीआर या कुछ बनी क्या, तैयार हुई क्या? आपका जवाहर नगर बाईपास है, 200 फुट का था वो 40 फुट का रह गया, अब उसमें कह रहे हैं एलिवेटेड बनाएंगे। उसकी उसका कहाँ है इसमें? वो भी नहीं है। जो सबसे एसेंशियल चीजें हैं आज की तारीख में, जो सबसे जरूरी हैं, आपने उनकी बात तो करी नहीं, नई चीजें लेके आ गए सामने। तो आपको समझना पड़ेगा, गोविंद जी यही कह रहे थे कि आप पहले अपनी जरूरतें और लोकल लोगों को इन्वॉल्व करो आप इसमें। जब तक राजस्थान के वासी, जयपुर के वासी, या जोधपुर की बन रही है तो जोधपुर के लिए, या उदयपुर में बन रही है उदयपुर के लिए, झालावाड़ में झालावाड़ के लिए, कोटा में कोटा के लिए, वहां के लोकल जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनको तो आप इन्वॉल्व करो इस सारी कवायद में, तब तो कोई सॉलिड चीज निकल के ऐसी आएगी जो कि हाँ लगे कि हाँ वास्तविकता में ये चीज हो सकती है। जी। अ, ये पूरी प्लानिंग ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों के दिमाग की उपज होती है, और मेरा मानना यह है, क्योंकि मैं रोज देखता हूँ, गोपालपुरा तक मैं जब जाता हूँ तो वहाँ कतई ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड को ये पता ही नहीं है कि कौन सी लाइट कितने सेकंड की और कैसे चलनी चाहिए और ट्रैफिक कैसे चलेगा। तो आखिर ट्रैफिक कंट्रोल के अधिकारी जो इस तरह की प्लानिंग करके नेताओं को दे रहे हैं, तो जैसा राजीव जी ने बताया कि ये बजट को या जनता को भरमाने की एक कोशिश है। गोविंद जी, ये इस चर्चा का बताएंगे इस चर्चा में कि आखिर ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी ये जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते, और इतना पैसा लगने के बावजूद जयपुर का ट्रैफिक अभी तक स्मूथ क्यों नहीं है? सुभाष जी, ट्रैफिक अगर स्मूथ करना है, मैं पहली इस बात से शुरू करता हूँ। आप सबसे पहले अभी फिलहाल के लिए एक बार भूल जाइए कि आपने बजट में क्या घोषणा की है। मैं सरकार और प्रशासन की बात कर रहा हूँ। एक बार के लिए भूल जाइए कि आपने बजट में आज क्या घोषणा की है, पहले क्या घोषणा हुई। सबसे पहले मोटी 4 चीजें आप तय कर लीजिए। एंक्रोचमेंट हटाइए शहर की सड़कों से। गाड़ी कब कहाँ किसकी क्या पार्क होगी, दुनिया के दूसरे शहरों में बहुत अच्छे इसके प्रबंध हैं, और वो प्रबंध हम भी यहाँ जानते हैं। आपने रामलीला, इसमें रामलीला मैदान में या रामनिवास बाग में पार्किंग बना दी, खाली पड़ी रहती है। आप उसका इंतजाम करिए, पार्किंग जहां भी होनी है वहां हो, लेकिन सड़क पे नहीं होगी। सड़क पे होगी तो मान लीजिए धंधा भी चलेगा, व्यापार भी चलेगा, तो आप एक गाड़ी की जगह बना दीजिए कि एक गाड़ी खड़ी होगी, उसी में चाहे कार खड़ी करो, स्कूटर खड़ी करो। उसके बाद सड़क पे एक भी ठेले वाला नहीं होगा। ठेले वालों की जगह पहले मान लीजिए जैसे होती थी, हटवाड़ा लगता था 7 दिन में,
आप 7 दिन हटवाड़े लगा दीजिए और इलाके तय कर दीजिए, लेकिन हर सड़क पे हर आदमी खड़ा हो जाए वो बंद कर दीजिए। कुल मिला के एक एनक्रोचमेंट हटाइए। दूसरा, आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रैफिक जो व्हीकल हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करिए। शहर में किसी को नहीं पता कि ई रिक्शा कितने हैं, कोई बनाने वाला बना रहा है और वो भेज रहा है आगे, हर शहर में जा रहे हैं। जयपुर में 40,000 हैं, 50,000 हैं, किसी को नहीं पता। एक के भी पीछे एक और एक के बराबर एक। कई बार तो आपको हॉर्न बजाते रहो, निकलने के लिए जगह नहीं मिलती, और आप उनसे अगर कहो तो वो मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं। कौन है पता नहीं उनका, कहाँ के हैं पता नहीं उनका। तो आप इनको तय करिए। आपको ध्यान होगा, राजीव जी को ध्यान होगा कि जयपुर में आज के 30 साल पहले तक ऑटो स्टैंड होते थे, टैक्सी स्टैंड होते थे। ऑटो के टोकन इशू, टोकन तो साइकिल के इशू होते थे सुभाष जी इस जमाने में। एक जमाने में इस शहर में जयपुर नगर परिषद जब थी तो वो टोकन इशू करती थी साइकिल के लिए, साइकिल पे लगाना पड़ता था वो टोकन, तांबे का लोहे का जो भी बनता था वो। तो आपने इनको क्या दिया है, इनसे आपने क्या लिया, ई रिक्शा, मतलब बर्बादी पूरी। तो आप अतिक्रमण हटाइए, ट्रैफिक व्हीकल्स को इनको रेगुलेट करिए, ट्रैफिक पॉइंट्स को, ट्रैफिक लाइट्स को करिए, जो राजीव जी बार बार कह रहे हैं कि कोई भी योजना बनाए, कोई भी काम हाथ में लें, उनको टाइम बाउंड करिए और अकाउंटेबिलिटी तय करिए। केवल पॉलिटिकल माइलेज के लिए अनाउंसमेंट्स करना और पॉलिटिकल माइलेज के लिए ही इन सबको बसा के बना के रखना, ये रिक्शा साहब फलाने नेताजी के हैं, उन्होंने 100 रिक्शे खरीद रखे हैं, या इस सड़क पे एंक्रोचमेंट। आप सबसे पहले सुभाष जी पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी भी तय करना इस देश में शुरू करना पड़ेगा। वार्ड मेंबर चुना जाता है, वो हर वार्ड के मीटिंग के पैसे लेता है नगर निगम में या नगर परिषद जो भी लोकल बॉडी है उसकी, उसके बाद रोज का भत्ता लेता है। अब तो पिछले सालों में एक हालत और हो गई कि हर वार्ड में वार्ड मेंबर का ऑफिस हो गया, बहुत एयर कंडीशन आलीशान, लेकिन उस वार्ड में जो एनक्रोचमेंट हो रहे हैं उनकी जिम्मेदारी किसकी है? वो नगर परिषद की अगर इंस्पेक्टर की है तो उस वार्ड मेंबर की भी तय करनी चाहिए हमको कानून लाके। फिर उसके बाद हो जाए, आप अगर उसके इलाके में एनक्रोचमेंट मिलते हैं वार्ड मेंबर के में, और उसको छुट्टी करिए कि अगली बार आप लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे, चुनाव लड़ने के अयोग्य करिए। तो इस तरह के जब तक हम नहीं करेंगे तो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए काम करें। आप कुछ मत करो इस शहर में, एक बजट हॉलीडे कर दो ट्रैफिक का पूरे राजस्थान के लिए कि इस बार कुछ नहीं होगा, लेकिन ये 4 काम आप करके देखो, उसके बाद शहर अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो इसमें पॉलिटिकल माइलेज और पॉलिटिकल अनाउंसमेंट का आपके का जवाब भी मेरी तरफ से मैंने देने की कोशिश की है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी तय करें और काम करें। अखबार में छपने के लिए और छपने के बाद कटिंग लगाने के लिए अगर हम काम करेंगे तो जो 40 साल पहले जो मैं बात कर रहा हूँ नगर परिषद के समय ये जयपुर अच्छा था, हमने या राजीव जी ने, आपने हिंडौन से या जो भी जहाँ से जिस शहर से आप आए, आपने पिछले 40 साल से आप भी जयपुर को देख रहे हो, तो वो अपना जो मूल शहर है वो बहुत प्यारा रहा होगा। हमको आज भी वो जयपुर प्यारा लगता है, जिसमें पेड़ भी थे फुटपाथ पर, नाली भी थी, खड़ी भी लगी रहती थी। कोई क्या आबादी कम थी उस समय के हिसाब से, आबादी तब भी बहुत थी, लेकिन हमको प्रबंधन नहीं आता, उस प्रबंधन की कमी। जी। जी। विश्व विरासत शहर पिंक सिटी के हालात पर चर्चा में ये उभर कर सामने आया कि ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, ये दो चीजें अगर ठीक हों तो जयपुर का ट्रैफिक बेहतर हो जाएगा और हजारों हजार करोड़ खर्च करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।